हेलो गाइस, आज हम द लिविंग वर्ड्स के कुछ एग्जाम्पल और कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो इसका पहला टॉपिक है व्हाट इज़ लिविंग, और इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है, विच इज़ द मोस्ट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इस ऑप्शन दिए हुए हैं ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म और मूवमेंट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? मेटाबॉलिज्म के दो टाइप होते हैं, एक होता है कैटाबॉलिज्म और एक होता है एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म क्या होता है? जब कोई बड़ा पार्टिकल छोटे छोटे पार्टिकल में टूटता है तो उसे कैटाबॉलिज्म कहते हैं, और जब छोटे छोटे पार्टिकल ऐड होकर के एक बड़ा पार्टिकल बनाते हैं उसे कैटाबॉलिज्म कहते हैं। ठीक है, आगे कुछ मेटाबॉलिज्म को एक्सप्लेन किया हुआ है। तो मेटाबॉलिज्म क्या होता है? मेटाबॉलिज्म इंक्लूड ऑल बायोकेमिकल रिएक्शन लाइक respiration, digestion and energy production. These reaction occurs only in living cell and essential for the survival. Non-living things cannot perform such type of controlled internal structure. मतलब कि मेटाबॉलिज्म जो होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? वो सिर्फ और सिर्फ लिविंग सेल्स में होता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग अकर्स इन बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो ऐसा कौन सा प्रोसेस है जो लिविंग में भी प्रेजेंट होता है और नॉन लिविंग में भी प्रेजेंट होता है? इसमें भी चार ऑप्शन है, मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ, कॉन्शियसनेस और रिप्रोडक्शन। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ग्रोथ। ग्रोथ। ग्रोथ क्यों सही है? क्योंकि लिविंग में भी प्रेजेंट होता है, नॉन लिविंग में प्रेजेंट होता है। लिविंग के ग्रोथ तो पता होते हैं, लेकिन नॉन लिविंग का ग्रोथ क्या होता है? जैसे नॉन लिविंग कोई नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर दूसरा ऑब्जेक्ट, उसके ऊपर दूसरा ऑब्जेक्ट, ऐसे कई सारे ऑब्जेक्ट जब एक दूसरे के ऊपर स्टैक होते रहते हैं तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, तो उसको ग्रोथ कहते हैं। ठीक है, तो जो ग्रोथ होता है वो नॉन लिविंग में भी प्रेजेंट होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? ग्रोथ। ग्रोथ क्या है? ग्रोथ इज एन इंक्रीज इन साइज और मास. In living organism, growth occurs internally due to cell division and enlargement. However, in non-living things like crystal, growth can also occurs by accumulation of external material on their surface. This make growth is less reliable criterion for defining life. For example, a crystal placed in a saturated solution increase in size, but it is not alive. Therefore, although growth is characteristic of living organism, it is not exclusive of them. Next question है response to stimuli is known as. तो स्टिमुलाई के रिस्पॉन्स को क्या बोलते हैं? इसमें चार ऑप्शन है, ग्रोथ, कॉन्शियसनेस, रिप्रोडक्शन और न्यूट्रिशन। तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन क्या है? कॉन्शियसनेस। ठीक है, कॉन्शियसनेस क्या होता है? कॉन्शियसनेस इज एबिलिटी टू सेंस इन्वायरमेंट चेंज एंड रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली. फॉर एग्जाम्पल, ह्यूमन रिस्पॉन्स टू हीट एंड प्लांट टूवर्ड्स द लाइट. ठीक है, मतलब जो प्लांट होते हैं वो लाइट की तरफ बेंड हो जाते हैं. दिस प्रॉपर्टी इज़ यूनिक टू लिविंग ऑर्गेनिज्म. इसलिए कॉन्शियसनेस क्या है? ये कॉन्शियसनेस लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है. ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, विच इज़ नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर्टी नहीं है? तो क्या है? एक्सटर्नल ग्रोथ. एक्सटर्नल ग्रोथ जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर्टी नहीं है. तो एक्सटर्नल ग्रोथ किस चीज़ की प्रॉपर्टी है? नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म की. अब एक्सटर्नल ग्रोथ क्या होता है वो देखेंगे. लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो इंटरनली थ्रू सेल डिवीजन. लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे ग्रो करता है? सेल डिवीजन से एंड डेवलपमेंट से, विच कंट्रोल एंड ऑर्गेनाइज्ड. ठीक है, एक्सटर्नल ग्रोथ क्या होता है? एक्सटर्नल ग्रोथ
क्या होता है, नॉन लिविंग थिंग्स में होता है, जिसमें क्या होता है, वेयर मटेरियल एक्यूमुलेट फॉर आउटसाइड सच एज ग्रोथ ऑफ क्रिस्टल। ठीक है, दिस टाइप ऑफ ग्रोथ डज नॉट इन्वॉल्व इन सेलुलर प्रोसेस आर रेगुलेशन, हेंस एक्सटर्नल ग्रोथ इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, एक्सटर्नल ग्रोथ जो है वो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर्टी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच फीचर इज अब्सेंट इन नॉन लिविंग थिंग्स। तो नॉन लिविंग थिंग्स में कौन सा फीचर अब्सेंट होता है। अब इसमें भी 4 ऑप्शन दिए हैं, ग्रोथ, मोमेंट, मेटाबॉलिज्म और साइज। तो कौन सा ऑप्शन सही है, तो नॉन लिविंग के लिए कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें से, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होती है, तो वो नॉन लिविंग में अब्सेंट होगा। ठीक है, अभी हम थोड़ी देर पहले मेटाबॉलिज्म को बताए हैं। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, मेटाबॉलिज्म 2 तरह का होता है, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म मतलब जब एक बड़े पार्टिकल छोटे छोटे पार्टिकल में टूटते हैं तो उसको कैटाबॉलिज्म बोलते हैं, और जब छोटे छोटे पार्टिकल मिल करके एक नया पार्टिकल बनाते हैं, बड़ा पार्टिकल बनाते हैं, उसे एनाबॉलिज्म बोलते हैं। ठीक है, अब हम सेकेंड टॉपिक देखेंगे। इस चैप्टर का सेकेंड टॉपिक क्या है, डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, इसके क्वेश्चन देखेंगे। इसका पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट डज बायोडाइवर्सिटी रिफर्स टू। तो बायोडाइवर्सिटी क्या होता है। ठीक है, तो इसमें भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, मतलब बायोडाइवर्सिटी किसे कहते हैं, इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, केवल प्लांट को, एनिमल को, या वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म को, या नॉन लिविंग थिंग्स को। ठीक है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, इसमें से थर्ड ऑप्शन, वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसी को डाइवर्सिटी बोलते हैं। ठीक है, डाइवर्सिटी क्या होती है, बायोडाइवर्सिटी मीन्स द वैरायटी ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म, मतलब किसी एक लोकेशन पर कितने तरह के ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं, उसको क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। ठीक है, वैरायटी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ इंक्लूडिंग प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इट रिफ्लेक्ट डिफरेंसेस इन स्पीसीज, जीनस, इकोसिस्टम, मेकिंग लाइफ हाईली डाइवर्स। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच फैक्टर इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइवर्सिटी एमंग ऑर्गेनिज्म। इसमें भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, सिमिलर इन्वायरमेंट, वेरिएशन, नो रिप्रोडक्शन, नो एडॉप्टेशन। ठीक है, तो डाइवर्सिटी के लिए क्या रीज़न हो सकता है, मतलब कि डाइवर्सिटी कब पाई जाती है, तो डाइवर्सिटी वेरिएशन की वजह से पाई जाती है। ठीक है, जब ऑर्गेनिज्म में वेरिएशन पाया जाता है तो डाइवर्सिटी डेवलप होती है। ठीक है, वेरिएशन क्या है, वेरिएशन अराइज ड्यू टू जेनेटिक डिफरेंसेस एंड इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस। दीज डिफरेंस हेल्प ऑर्गेनिज्म अडॉप्ट टू डिफरेंट कंडीशन लीडिंग टू अ वाइड वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म। मतलब क्या होता है, वेरिएशन क्या होता है, वेरिएशन को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, जब कोई ऑर्गेनिज्म किसी इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होता है, और इन्वायरमेंट चेंज हो रहा हो। ठीक है, इन्वायरमेंट चेंज हो रहा हो तो इसकी जो नेक्स्ट जनरेशन होती है उसमें कुछ चेंजेस आते हैं जो अपने पेरेंट चेंज से अलग होता है। इसमें कुछ चेंजेस आएंगे जो अपने पेरेंट से अलग होता है, तो यहाँ पे वेरिएशन हो जाता है। कुछ ऑर्गेनिज्म इसके ऐसे बनेंगे जो पेरेंट जैसे होंगे, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे बनेंगे जो पेरेंट से अलग होंगे, तो वेरिएशन आ जाता है। ठीक है, और जेनेटिक डिफरेंस की वजह से भी आता है। जेनेटिक डिफरेंस क्या होता है, जैसे अगर कोई ऑर्गेनिज्म है जब वो प्रोड्यूस करता है तो नया ऑर्गेनिज्म बनता है, तो नए ऑर्गेनिज्म के बनने की प्रोसेस में पेरेंट जो ऑर्गेनिज्म होता है उसके डीएनए जो होते हैं वो इसका रेप्लिकेशन होता है, इसकी डुप्लीकेट कॉपी बनती है। जो डुप्लीकेट कॉपी बनती है वही नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म में जाती है। ठीक है, तो जब रेप्लिकेशन होता है तो रेप्लिकेशन के टाइम पे एग्जैक्ट रेप्लिकेशन नहीं हो पाता, कुछ वेरिएशन से रेप्लिकेशन होता है। जैसा डीएनए पेरेंट्स में होता है एग्जैक्ट वैसा ऑर्गेनिज्म में नहीं बन पाता है। ठीक है, तो कुछ थोड़ा अलग बन जाता है। जब अलग बनता है तो वहाँ से वैरायटी डेवलप होती है। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, विच इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी की बेसिक यूनिट क्या है, अब इसमें भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जीनस, फैमिली, स्पीसीज और क्लास। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है,
स्पीसीज। ठीक है, स्पीसीज को क्या बोलते हैं? बेसिक यूनिट है। ठीक है, अब स्पीसीज क्या होता है? स्पीसीज इज स्मॉलेस्ट एंड मोस्ट बेसिक यूनिट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, क्या है? स्मॉलेस्ट भी है और बेसिक यूनिट है बायोडाइवर्सिटी की। ठीक है, बेसिक यूनिट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इसमें क्या होता है? इट इंक्लूड ऑर्गेनिज्म दैट आर सिमिलर एंड कैन इंटरब्रीड टू प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग अंडर नेचुरल कंडीशन। ठीक है, तो स्पीसीज क्या होती है? स्पीसीज वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपने जैसे सिमिलर ऑर्गेनिज्म से इंटरब्रीड करते हैं और नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वेयर इज़ बायोडाइवर्सिटी हाईएस्ट? तो 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से बायोडाइवर्सिटी कहाँ ज़्यादा होगी? डेजर्ट में, पोलर रीजन में, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में या माउंटेन में? तो कहाँ होगी? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। ठीक है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में डाइवर्सिटी ज़्यादा क्यों होगी? तो यहाँ पे टेम्परेचर, रेनफॉल और स्टेबल क्लाइमेट होता है। ठीक है, तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में वार्म टेम्परेचर होता है, हाई रेनफॉल होता है और स्टेबल क्लाइमेट होता है। और ये कंडीशन क्या करती है? आइडियल कंडीशन होती है स्पीसीज़ के सर्वाइवल और ग्रोथ के लिए। ठीक है, टेम्परेचर और रेनफॉल और टेम्परेचर, रेनफॉल और सारे स्टेबल क्लाइमेट फेवरेबल होते हैं। किस चीज़ के लिए फेवरेबल होते हैं? स्पीसीज़ के सर्वाइवल के लिए और उसकी ग्रोथ के लिए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वाई इज़ क्लासिफिकेशन नेसेसरी टू स्टडी बायोडाइवर्सिटी? तो बायोडाइवर्सिटी की स्टडी के लिए क्लासिफिकेशन क्यों ज़रूरी है? उसमें भी 4 ऑप्शन है। टू इंक्रीज स्पीसीज, टू सिंप्लीफाई स्टडी, टू स्टॉप इवोल्यूशन, टू रिड्यूस ऑर्गेनिज्म। किसके लिए? तो टू सिंप्लीफाई स्टडी, तो स्टडी को सिंप्लीफाई करने के लिए, मतलब ईजी तरीके से समझने के लिए, ईजी तरीके से अंडरस्टैंड करने के लिए हमें क्लासिफिकेशन करना ज़रूरी होता है। जैसे कि अगर मान लीजिए 10 तरह के ऑर्गेनिज्म, 10 तरह की चीज़ें एक जगह प्रेजेंट है, तो उसे हमें समझना थोड़ा मुश्किल हो। 10 छोड़िए, 100 समझ लीजिए, 100 तरह के ऑर्गेनिज्म या 100 तरह की चीज़ें एक जगह रखी हुई हैं, तो उसे हमें एक बार में देखना होगा तो जल्दी समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर हम एक तरह की चीज़ों को एक जगह और दूसरी तरह की चीज़ों को दूसरी जगह रखते तो इसको समझना ईजी हो जाता है। ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी को समझने के लिए क्लासिफिकेशन नेसेसरी क्यों है? टू सिंप्लीफाई स्टडी, मतलब स्टडी को सिंप्लीफाई करने के लिए ज़रूरी है। क्लासिफिकेशन ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑफ सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस, मेकिंग इट ईजियर टू आइडेंटिफाई, स्टडी एंड अंडरस्टैंड द वास्ट डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ। ठीक है, आज के लिए इतना ही। इस चैप्टर के आगे के कुछ क्वेश्चन हम कल कराएंगे। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट पार्ट कल आएगा। ठीक है, थैंक यू।